आज के प्रकरण पर मैं विस्तार से चर्चा करने के पूर्व आपसे यह अपेक्षा करूंगा कि आप एक खास बिंदु अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह से जमा लें, और वह बिंदु है जो हर तरह के शोधों में, चाहे वो फंडामेंटल रिसर्च हो, अप्लाइड रिसर्च हो या एक्शन रिसर्च हो, और हर तरह के शोध विधियों में और हर प्रकार के प्रतिमान में, चाहे क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम हो या क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम हो, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप शोध करते हैं तो ये दो प्रश्न आपके दिमाग में आने चाहिए, और उन प्रश्नों को हम टेक्निकल नाम से संबोधित करेंगे, उनको टेक्निकल नाम देंगे। पहला प्रश्न है वैधता का प्रश्न, आंतरिक वैधता का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ इंटरनल वैलिडिटी। और दूसरा प्रश्न है बाह्य वैधता का, एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो जब कभी कोई भी किसी तरह का शोध आप करते हैं तो ये सवाल आपको स्वयं से पूछना चाहिए, और अन्य जो सचेत और जागरूक लोग हैं वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपके शोध की आंतरिक वैधता कितनी है, आपके शोध की बाह्य वैधता कितनी है। क्या तात्पर्य है इन दोनों पदों का, आंतरिक वैधता का या बाह्य वैधता का? चाहे आप मौलिक अनुसंधान कर रहे हो, व्यवहारिक अनुसंधान कर रहे हो, क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हो, और खास तौर से आज के व्याख्यान से मैं आपके दिमाग में इस प्रमाणित तथ्य को मजबूती से स्थापित करना चाहूंगा कि जब कभी आप शोध करें तो आप देखें जो जिन चरों पर केंद्रित आपका शोध है, जिनका आप प्रभाव देख रहे हैं, और खास तौर से एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसमें हम प्रयोग में करते हैं, तो हम एक खास चर का प्रभाव एक खास चर पर देखते हैं। और वो खास चर क्या है जिसका प्रभाव हम देखते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम एक्स कहते हैं, और एक खास चर पर उसका प्रभाव देखते हैं जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग द इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर कितना पड़ा है, और आप जितना एसर्ट कर सकते हैं कि जो भी परिणाम हमको दिखाई, आप एक दिमाग में रखिए कि जब कभी हम प्रभाव देखते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल के माध्यम से देखते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अलावे और भी वेरिएबल्स कार्यशील हैं और हमने उनको नजरअंदाज किया है, उन पर हमने अपेक्षित सावधानी ना हो, वो भी प्रभाव डाल रहे हैं। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव पड़ रहा है, हम एक्सक्लूसिवली एक्स का नहीं बल्कि और भी कई चर हैं जिनका पड़ रहा है। तो the extent to which you can assert that the observed effect on dependent variable is attributable only and only to the independent variable I have manipulated. The extent to which you can assert this, your research will exhibit, your research will show up internal validity. आप कहेंगे इसी चर का प्रभाव है और किसी चर का प्रभाव नहीं है। आप पोस्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कर रहे हो, केस स्टडी रिसर्च कर रहे हो, और आप देख रहे हैं कि जिन चरों पर आप फोकस करें, जिनका प्रभाव दे, वही प्रभाव आकलित हो रहा है, और किसी चर का एक्सटेनियस वेरिएबल, जो और चर है हम उनको नाम देते हैं एक्सटेनियस वेरिएबल, और उन एक्सटेनियस वेरिएबल्स को
हमें you have to place them under control, appropriate control, so that they do not contaminate, they do not confound the effect as observed through dependent variable. तो जिस हद तक आप यह मजबूती से कह सकते हैं कि जो भी प्रभाव हम नाप रहे हैं, देख रहे हैं, मापित कर रहे हैं, वह निराश्रित चर का ही है और किसी चर का नहीं है, इसका मतलब आपके शोध में इंटरनल वैलिडिटी हाई है। इंटरनल वैलिडिटी सुनिश्चित करनी होती है एक अच्छे, सावधान, सतर्क, जागरूक शोधकर्ता को। यह सुनिश्चित करना होता है कि शोध में एक उच्च स्तरीय आंतरिक वैधता है। तो पहला बिंदु आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये जो रिसर्च डिजाइन्स हैं ये सुनिश्चित करते हैं, आपको मदद करते हैं, आपके लिए मददगार होते हैं कि आप x का ही प्रभाव y पर आकलित कर रहे हैं और किसी चर का नहीं। ये जितनी अच्छी, जितनी प्रिसाइज और जितनी इफेक्टिव रिसर्च डिजाइन आपकी है, आपके रिसर्च डिजाइन के प्रिसाइज होने, इफेक्टिव होने, एफिशिएंट होने पर यह निर्भर करेगा कि जो परिणाम आप देख रहे हैं वह केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है और किसी वेरिएबल का नहीं। So this is the first question you should always ask to yourself, and which every researcher will ask to any other researcher. Is the result reported is only attributable to the independent variable whose effect was to be seen in your research, or the extent to which you can make an assertion to this effect, your research has evidence of high internal validity. So is it clear? I will go to the second point. The second question is called external validity. और लोग वहाँ गलती करते हैं, आप रिसर्च करते हैं अपने सैंपल पर, एक खास डिफाइंड पॉपुलेशन से, टारगेट पॉपुलेशन से आप एक्सेसिबल पॉपुलेशन लेते हैं और उस एक्सेसिबल पॉपुलेशन से आप सैंपल लेते हैं और उस सैंपल्स पर जो भी आप रिसर्च करते हैं उसके आधार पर आप पूरे पॉपुलेशन पर उस परिणाम को लागू करते हैं। तो the observations made on your sample, they are generalized to the population. और यही कई बार होता है कि रिसर्च में आपने इंटरनल वैलिडिटी हाई की, लेकिन जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। एक्सटर्नल वैलिडिटी में हमको ये देखना है कि जिस सैंपल पर हमने रिसर्च किया है और जिन सिचुएशंस में हमने रिसर्च किया है वो पॉपुलेशन प्रॉपर्टीज को रिफ्लेक्ट करें और वो इकोलॉजिकली जो संदर्भ हो प्रयोग का, अध्ययन का, रिसर्च का, वो संदर्भ पॉपुलेशन के अलावे इसी तरह के अन्य संदर्भों पर भी लागू हो सके। तो जनरलाइजेबिलिटी हैज टू बी वेरी वेरी हाई। देयर मस्ट बी ए पोटेंशियल फॉर हाई जनरलाइजेबिलिटी इन योर रिसर्च फाइंडिंग्स। यदि आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स केवल सैंपल तक ही अनुसीमित कर दी जाए और सैंपल में ही सिमट जाए तो आपके रिसर्च का फायदा क्या? रिसर्च जब हम करते हैं सैंपल पर तो सैंपल से हम पॉपुलेशन पर उसकी जनरलाइजेबिलिटी देखते हैं, एंड टू व्हाट एक्सटेंट इट विल बी सेफर टू जनरलाइज टू a population from which this sample has been derived or has been supposed to be derived. तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, they should be generalizable to a wider population ambit, population characteristics from which you have made an endeavor
टू ड्रॉ अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो ये दो क्वेश्चन आपके दिमाग में रहने चाहिए। व्हाट आर दीज टू क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरनल वैलिडिटी और द क्वेश्चन ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी। दोनों में एक रिस्क है। जब हाई इंटरनल वैलिडिटी इंश्योर करते हैं तो जनरलाइजेबिलिटी कई बार कर्टेल होता है, और कई बार आप हाई जनरलाइजेबिलिटी की ओर करते हैं तो इंटरनल वैलिडिटी गेट्स अफेक्टेड। गुरुजी एक निवेदन था जी। हाँ गुरुजी, पीपीटी आगे नहीं जा रही है, फ्रंट पेज ही दिख रहा है अभी तक, पहली स्लाइड ही दिख रही है। पहली स्लाइड ही तो दिख रही है, अभी हम स्लाइड पर नहीं आए। जी गुरुजी, जी गुरुजी, अभी स्लाइड पर नहीं आए। आपको जनरल मैंने सभी लोगों को, एम आई ऑडिबल टू ऑल दी पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स? जी गुरुजी। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यही मैं चाहता हूं, दो क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रखिए। आपने जिस विषय पर रिसर्च किया है उसकी इंटरनल वैलिडिटी सुरक्षित है, उसकी इंटरनल वैलिडिटी सुरक्षित होने के साथ साथ एक्सटर्नल वैलिडिटी भी सुरक्षित है। ये तालमेल बैठाना पड़ता है। गुड रिसर्चर, ए गुड रिसर्च ensures a proper balance between internal validity and external validity of research. रिसर्च डिजाइन्स इसी बात को सुनिश्चित करने में मददगार होती है। और आज विस्तार से हम आपको बताएंगे इंटरनल वैलिडिटी कितने तरह से प्रभावित हो सकती है। आपके रिसर्च डिजाइन को खतरा हो सकता है इंटरनल वैलिडिटी के कुप्रभावित होने की, और आपके रिसर्च में जनरलाइजेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। तो आपका रिसर्च डिजाइन ऐसा होना चाहिए। मैं आपको कुल 12 रिसर्च डिजाइन्स बताने जा रहा हूं जो आप आमतौर से बिहेवियरल साइंसेज में, नेचुरल साइंसेज में, बायोलॉजिकल साइंसेज में आप इन डिजाइन्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको मैंने कल बताया था कि डिजाइन्स तय होती हैं क्वेश्चंस, रिसर्च के क्वेश्चंस, डिजाइन्स तय होती है हाइपोथेसिस, जो शोध का प्रश्न है उस प्रश्न के लिए जो आपने प्रस्तावित उत्तर तैयार किया है, हाइपोथेसिस। और जब रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च हाइपोथेसिस तय हो जाते हैं तो आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव तय हो जाता है, और उस ऑब्जेक्टिव के अनुरूप रिसर्च डिजाइन बनाई जाती है। रिसर्च डिजाइन मस्ट सिंक्रोनाइज, इट इज synchronous with your research question and your research hypothesis that has been formulated as a result of having defined your question for your study. तो 12 तरह के डिजाइन्स हैं जिन पर बहुत रिसर्च, आमतौर से जो बिहेवियरल साइंसेज में, नेचुरल साइंसेज में रिसर्चेज जो रिपोर्टेड हैं उनमें कुछ न कुछ डिजाइन्स हैं, डिजाइन्स का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको मैं एक एक करके पहले डिजाइन्स को बताऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि इन डिजाइन्स में कौन कौन सी वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी किस हद तक प्रभावित हो सकती है, और यदि आप सतर्क नहीं रहेंगे तो प्रभावित होकर आपके इस कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देगी कि इसी वेरिएबल की वजह से ये प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही ये प्रभाव है, ऐसा कहने में आपका जो दम है वो कम हो जाए। पहला आप देखिए, पहला डिजाइन है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। देखिए, हम इन डिजाइन्स को डिस्क्राइब करने में एक्स लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं
डिपेंडेंट वेरिएबल के मेजरमेंट के लिए। तो y1 मीन्स एक खास स्तर पर डिपेंडेंट वेरिएबल का मेजरमेंट, और जैसे प्री टेस्ट लेवल पर माने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लागू करने के पहले जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर मेजरमेंट करते हैं तो y1 कहलाएगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लागू करने के बाद जब हम टेस्ट लेते हैं पोस्ट टेस्ट लेवल पर जो y होगा y2 कहलाएगा। तो हम y1 और y2 दोनों में अंतर देखकर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव आकलित करते हैं। पहला डिजाइन है वन ग्रुप, एक ही ग्रुप को हमने प्री टेस्ट दिया और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लागू किया, और फिर उस पर मान लो 2 हफ्ते 3 हफ्ते, मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि टेलीविजन के माध्यम से हम 10 से 15 वर्ष के बच्चों को हेल्थ हैबिट्स के बारे में, हेल्थ हैबिट्स के बारे में हम टेलीविजन दिखाएं और उनके हेल्थ हैबिट्स पर प्रभाव देखें। कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे हेल्दी जीवन बिताना चाहिए, हेल्दी जीवन बिताने के वेलनेस के क्या तरीके हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये एक पैकेज हमने तैयार किया और 1 महीने हम इस पर बेस्ड टेलीविजन दिखाते। तो हम इस टेलीवाइज्ड टीचिंग का प्रभाव उनके हेल्थ हैबिट्स पर देखना चाहते हैं। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इस उदाहरण में? टेलीवाइज्ड टीचिंग। और प्रभाव किस पर देखना चाहते हैं? हेल्थ हैबिट्स। तो हमने सबसे पहले अध्ययन रिसर्च करने के पहले हमने सभी बच्चों का, मान लीजिए हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का हमने हेल्थ हैबिट्स पर एक स्केल दिया और उनकी हेल्थ हैबिट्स के बारे में प्रेजेंट लेवल क्या है वो हमने नाप लिया। और इसके बाद जैसे ही हमने नाप लिया, हमने एक्सपर्ट अध्ययन शुरू किया, हम टेलीवाइज टीचिंग शुरू कर दी। हफ्ते में 2 बार 3 बार टेलीवाइज टीचिंग, और इस तरह से 2 महीने 3 महीने करते हैं, और फिर 2-3 महीने के बाद हम फिर पोस्ट टेस्ट देते हैं y2, और फिर देखते हैं कि उनकी हेल्थ हैबिट्स पर क्या असर है। अब आप जितना एसर्ट कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि y2 माइनस y1 में जो अंतर है यदि सब्सटेंशियल है तो आप कहेंगे कि इट इज ड्यू टू x। x क्या है इसमें? बोलिए, x क्या है इस उदाहरण में? टेलीवाइज टीचिंग। और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसमें? बोलिए। हेल्थ हैबिट्स। वेरी गुड। तो हेल्थ हैबिट्स पर कितनी जागरूकता है, हेल्थ हैबिट्स के बारे में कितना अवेयर हैं, वो अवेयरनेस उनकी कितनी बड़ी है, इसका हम स्केल बनाकर उनको उनकी हेल्थ हैबिट्स की जागरूकता, अवेयरनेस देते हैं। ये सिंपलेस्ट डिजाइन है जो हर टीचर यूज कर सकता है। इस डिजाइन का क्या नाम है? बोलिए। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। एक ही ग्रुप को, जैसे आपने अपने सेक्शन में एक शुरू किया और उसका प्री टेस्ट लिया, फिर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लागू किया, मैनिपुलेट किया, लागू किया, और फिर उस पर पोस्ट टेस्ट करके हमने एक्स का असर देखा। आप देखिए एक एग्जाम्पल में देता हूं, आप में से कोई पढ़ सकता है उदाहरण को? ये स्लाइड दिखाई पड़ रही है? आपको स्लाइड दिखाई पड़ रही है? हेलो हेलो, एम आई दिखाई दे रही है। हाँ, तो आप में से 1 पर्सन शुड कम फॉरवर्ड। और दिखाई पड़ रही तो बढ़िया एग्जाम्पल, प्लीज रीड। मैं इसी डिजाइन को इलस्ट्रेट करने के लिए ये उदाहरण दे रहा हूं। पढ़िए आप उदाहरण को।
Can I read that, sir? Yes, please do. A college teacher wants to evaluate the effectiveness of a new method of teaching sociology. At the beginning of the session, he administers a test that appears to be a good measure of the achievement of the objectives. He introduces a new teaching method and at the end of the session administers the test again a second time. He determines the difference this new method X has made. अब देखिए ये सिंपलेस्ट स्टडी हो गई। आप एक्शन रिसर्च में इसको कर सकते हैं, एक्शन रिसर्च फॉर्मेट में। तो इस एग्जाम्पल में टीचर ने कौन सा डिजाइन यूज किया है? डिजाइन का नाम बोलिए। वन ग्रुप। हाँ, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। तो क्या करेगा? पहले टेस्ट बनाएगा और स्टडी रिसर्च शुरू करने के पहले उस टेस्ट को पहले देगा, फिर तय करेगा कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लागू करेगा और फिर जिस टेस्ट को उसने प्री टेस्ट के रूप में उसको पोस्ट टेस्ट के रूप में यूज करके और दोनों में अंतर देखेगा। दोनों में अंतर यदि सब्सटेंशियल है, स्टेटिस्टिकली एग्जामिन कर सकता है कि दोनों में जो पहले जो मीन था प्री टेस्ट का और जो पोस्ट टेस्ट का मीन है उसमें क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। दिस इज द सिंपलेस्ट रिसर्च डिजाइन। यू रिमेंबर इट। नाउ प्लीज गो टू डिजाइन 2। डिजाइन 2 इज प्री टेस्ट। देखिए 2 ग्रुप्स स्टैटिक डिजाइन, स्थिर है डिजाइन। 2 ग्रुप्स होंगे। अब इसमें 2 ग्रुप्स हम बनाते हैं, एक ग्रुप नहीं। एक को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं और दूसरे को कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। एक ग्रुप जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल लागू होगा वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाएगा और दूसरा ग्रुप जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लागू किया जाएगा वो कंट्रोल ग्रुप कहलाएगा। और आप प्री टेस्ट लेंगे और फिर आप पोस्ट टेस्ट लेंगे। 2 ग्रुप्स हैं तो आप देखिए पोस्ट टेस्ट स्टेज पर Y2 जो E ग्रुप का है और Y2 C ग्रुप का है, दोनों में अंतर आप देखिए। और दोनों में अंतर देखकर यदि दोनों के मीन्स में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के मीन में और कंट्रोल ग्रुप के मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो आप कहेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही प्रभाव है। Y2 का मान लो मीन लार्जर है, बिगर है एज कंपेयर टू Y2 ऑफ C कंट्रोल ग्रुप। वो आप क्या इस रिजल्ट से क्या इन्फ्लुएंस ड्रा करेंगे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी की वजह से Y2 का मीन बिगर और लार्जर है, सिग्निफिकेंटली लार्जर है एज कंपेयर टू Y2 ऑफ कंट्रोल ग्रुप। अब आप में से कोई पढ़िए, अभी कौन पढ़ रहा था? एग्जाम्पल पढ़िए प्लीज। In this design, there are 2 groups, only one of which is exposed to the experimental treatment X. These 2 groups are assumed to be equivalent in all relevant aspects, differing only in their exposure to X. The dependent variable measures for the 2 groups are then compared to determine the effect of the X treatment. मान लो आपने कहा कि एक सेक्शन को हम टेलीवाइज टीचिंग से हम उनको इंफॉर्मेशन देंगे, टेलीवाइज टीचिंग से हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन देंगे, डिस्कशन करेंगे टेलीविजन के जरिए, और दूसरे ग्रुप में हम क्लासिक जैसे होता है वैसे रहने देंगे, तो उसको कंट्रोल ग्रुप हमने डेजिग्नेट किया। और 1 महीने बाद हमने देखा कि उनके अवेयरनेस में कितना फर्क है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का अवेयरनेस एज कंपेयर टू कंट्रोल ग्रुप जो अंतर आएगा वो X की वजह से, टेलीवाइज टीचिंग यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल X की वजह से। तो ये 2 ग्रुप्स स्टैटिक हैं। एक को हमने कंट्रोल ग्रुप कहा, और जैसे आप स्कूल में, कॉलेज में आप अपना स्टडी करना, रिसर्च करना चाहते हैं, एक सेक्शन में एक मेथड से पढ़ाया, टेलीवाइज जो टीचिंग किया, और दूसरे में आप जनरल जैसे पढ़ाते रहे हैं वैसे पढ़ाया, और 1 महीने पढ़ाया और देखा कि बच्चों के एटीट्यूड पर क्या असर पड़ रहा है।
तो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका एटीट्यूडनल चेंज ऑफ चिल्ड्रन, और आप देखना चाहते हैं टेलीवाइज टीचिंग का बच्चों के एटीट्यूड पर क्या प्रभाव हो। तो ये 2 डिजाइन्स मैंने आपको बताए। पहले डिजाइन का क्या नाम दिया गुरुजी? अटेंडेंस के बारे में एक अनाउंसमेंट थी। कर लीजिए। हाँ, धन्यवाद गुरुजी। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि आपके चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिंक शेयर कर दिया है, जो कि 12:35 तक एक्टिव रहेगा। आप अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से इसे मार्क करें। धन्यवाद गुरुजी। ओके, थैंक यू। तो 2 डिजाइन हमने आपको समझाए। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। एक तो 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, और दूसरा डिजाइन 2 ग्रुप्स स्टैटिक डिजाइन। अब तीसरे ग्रुप डिजाइन को हम लोग लेते हैं, विल गो क्विकली। तीसरे डिजाइन का नाम है 2 ग्रुप्स रैंडमाइज्ड सब्जेक्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। इसको ध्यान से आप डिजाइन्स का नाम याद रखते जाइए। इसमें 2 ग्रुप्स होंगे, एक तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा और एक कंट्रोल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल लागू होगा, कंट्रोल वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल लागू नहीं होगा। इसके लिए डैश दिया हुआ देखिए पैराडाइम जो है उसमें। और फिर हम जितने अवधि का आपका रिसर्च डिजाइन बना, मान लो 3 महीने के लिए है, तो 2 ग्रुप्स बनाएंगे हम। और दोनों ग्रुप्स, मान लीजिए हमने 2 सेक्शंस हैं आपके महाविद्यालय में, आपके विद्यालय में 2 सेक्शंस हैं, और हमने उनको 60 बच्चे हैं, और हमने 60, दोनों सेक्शन में 60 बच्चे हैं, उनको 30-30 करके 2 ग्रुप्स बना दिए रैंडमली। मान लो आप एक खास सब्जेक्ट में 100 बच्चे हैं, और 100 बच्चों में से आपने 60 को रैंडमली ले लिया, और फिर रैंडमली एक ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप आपने डेजिग्नेट कर दिया। तो 2 ग्रुप्स हो गए सब्जेक्ट्स बने। यहाँ जिन पर रिसर्च किया जाता है, जिन पर किया जाता है, उनको सब्जेक्ट प्रयोज्य कहते हैं। तो 2 ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स बने, 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने असाइन कर दिया और उनको रैंडमली हमने सिलेक्ट किया फ्रॉम द पॉपुलेशन। मान लो सारे जो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट मान लो सोशियोलॉजी है, 100 बच्चे हैं कुल पढ़ने वाले, उनमें से हमने 60 बच्चों को रैंडमली ड्रॉ कर लिया, और 60 में से हमने 2 ग्रुप्स बना लिए। एक को हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डेजिग्नेट कर दिया और दूसरे को कंट्रोल ग्रुप। और एक ग्रुप जिसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप किया, मान लीजिए हम सोशियोलॉजी में देखना चाहते हैं कि सेमिनार मेथड से यदि हम पढ़ाते हैं तो बच्चों की जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, खासतौर से क्रिएटिव थिंकिंग है, डाइवर्जेंट क्रिएटिव थिंकिंग पर उसका क्या असर पड़ता है, सेमिनार डिस्कशन मेथड का उनकी डाइवर्जेंट क्रिएटिव थिंकिंग पर क्या असर पड़ता है। तो हमने जो सेमिनार मेथड है, डिस्कशन मेथड, सेमिनार कम डिस्कशन मेथड, इसको हमने कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम इसका प्रभाव देखना चाहते हैं उनके क्रिएटिव थिंकिंग, इमेजिनेटिव थिंकिंग, तो वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। और हमने दोनों ग्रुप्स रैंडमली ड्रॉ किए। तो रैंडमली ड्रॉ करने से फायदा होता है कि दोनों ग्रुप्स इक्विवेलेंट। तो असर जब आप देखेंगे Y2 कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप Y2 पर आप डिफरेंस देखेंगे तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप्स आपने इक्विवेलेंट बनाया हुआ है रैंडमली। तो आप कह सकते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलोन। हालांकि व्यवहारिक परिस्थितियों में और भी चर कार्यशील होंगे, तो आप एज ए रिसर्चर आपने एक तो कर दिया कि दोनों ग्रुप्स को इक्विवेलेंट बना दिया, और इक्विवेलेंट बना दिया कैसे, रैंडमाइज करके।
100 का पॉपुलेशन है, उसमें से आपने 60 रैंडमली ड्रा कर लिया, 60 में से 30-30 के 2 ग्रुप बना दिए, एक को आपने एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दिया, यानी उनको आपने डिस्कशन और सेमिनार मेथड से एक खास कंटेंट पढ़ाया, और वही कंटेंट सेमिनार और डिस्कशन के बजाय लेक्चर मेथड से आपने जो ट्रेडिशनल तरीका है तो उसको कंट्रोल ग्रुप, और 3 महीने तक ऐसा करने के बाद आपने उन बच्चों को टेस्ट दिया, खाली पोस्ट टेस्ट दिया, प्री टेस्ट नहीं, आपने उनकी क्रिएटिव थिंकिंग पर असर देखा। यदि Y2X जो ई ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जो कंट्रोल ग्रुप है Y2 दोनों का हम कंपेयर करेंगे, दोनों के मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो हम कहेंगे इट इज बिकॉज ऑफ द वर्किंग ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने प्रभाव डाला है ना। पढ़िए आप इसको, एक्सप्लेनेशन को। यस प्लीज, जो पढ़ रहे थे पढ़िए। प्लीज रीड दिस स्लाइड, देखिए, दिखाई पड़ रहा है? Can I, sir? हाँ, yes, please do. This design requires 2 groups of subjects, each assigned to a different condition. No pretest is used. The randomization controls for all possible extraneous Variables. Right, sir. Something is blocking. Extraneous variables, and assures that any initial differences between the groups are attributable only to chance. Only Yes. E group, that is experimental group. yes, only E group is exposed to the environmental treatment. Members of both groups are measured. Experimental treatment. Okay, experimental treatment. Members of both groups are measured on the dependent variable Y2. The scores. The scores on the Y2 are compared to determine the effect of X. This is a very clear cut research design जिसमें आपने इंडिपेंडेंट, अब आप इसमें इंटरनल वैलिडिटी हाई होगी। इंटरनल वैलिडिटी का क्या मतलब कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही प्रभाव Y पर मेजर कर रहे हैं और किसी वेरिएबल का प्रभाव नहीं, क्योंकि आपने इनिशियली दोनों ग्रुप्स को आपने रैंडमाइज कर दिया। रैंडम करने से फायदा क्या होता है कि जितने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों ग्रुप्स में बराबर 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 हो जाए, रैंडमली इक्विवेलेंस आ जाएगा, दोनों ग्रुप्स इक्विवेलेंट। ये फायदा है, जिसमें इंटरनल वैलिडिटी वेरी हाई। इस तरह के डिजाइन में इंटरनल वैलिडिटी इज वेरी वेरी हाई। नेक्स्ट, fourth, design 4. 2 groups randomized subjects माने जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जिन पर एक्सपेरिमेंट किया, स्टडी किया जाता है, सैंपल के जो मेंबर्स हैं। 2 groups randomized subjects, matched subjects, post test only design. अब देखिए, हमने 2 ग्रुप्स बनाए, उनको मैच कर दिया, जैसे इंटेलिजेंस के आधार पर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर, किस परिवार से आए हैं, जिस परिवार से आए उनके माता पिता कैसे हैं, उनका, और दोनों ग्रुप्स हमने बना दिए मैच करके, और उनको रैंडमली बना दिया, और दोनों ग्रुप्स मैच करके एक को हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे को हमने कंट्रोल ग्रुप कर दिया, मैचिंग किया। यदि हाईली इंटेलिजेंट ई में है तो उतना ही हाईली इंटेलिजेंट सी ग्रुप में है। यदि किसी खास हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाला ई ग्रुप में है तो सी ग्रुप में भी है। इस तरह से मैचिंग करके दोनों ग्रुप्स को हमने बराबर कर दिया, और फिर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लागू किया। तो पहले प्री टेस्ट लिया, फिर इसके बाद इंडिपेंडेंट दोनों ग्रुप्स के प्री टेस्ट लिए, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लागू किया, और फिर पोस्ट देख करके हम देखेंगे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप की प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट स्कोर में क्या अंतर है। तो 2 ग्रुप्स रैंडमाइज सब्जेक्ट, मैच सब्जेक्ट, और इसमें आप पोस्ट टेस्ट ओनली, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नहीं लेंगे, आप केवल पोस्ट टेस्ट के आधार पर ही कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन आप केवल पोस्ट टेस्ट के आधार पर ही करेंगे,
और प्री टेस्ट लेवल पर आपने मैचिंग कर दिया और रैंडमली आपने कहा कि एक दोनों इक्विवेलेंट ग्रुप है, एक को हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डेजिग्नेट कर दिया और दूसरे को कंट्रोल ग्रुप कर दिया। Two groups randomized subjects, matched subjects, post-test only design. Example, this design is similar to design 3, except that instead of using random selection to obtain equivalent group, it uses the matching technique. The subjects can be matched on one or more variables such as IO or IQ or reading scores. The subscript in the paradigm below indicates the use of random assignment in matched groups design. देखिए हमने आर एम के नीचे आर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों ग्रुप्स हमने मैच करके एक बना लिए, एक को रैंडमली हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कर दिया, दूसरे को कंट्रोल ग्रुप। रैंडमाइज्ड ग्रुप्स प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। अब यहाँ पर हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वहां पर कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ प्री टेस्ट लिया, रैंडमली दो ग्रुप्स बनाए, एक का प्री टेस्ट लिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डेजिग्नेट कर लिया और दूसरे ग्रुप का कंट्रोल ग्रुप कर दिया और उसका भी प्री टेस्ट लिया। और प्री टेस्ट को हम कैसे दिखाते हैं, y1 और y1। तो दोनों ग्रुप्स का, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पर मेजरमेंट ले लिया और कंट्रोल ग्रुप का हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पर मेजरमेंट पहले ही ले लिया। अब हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो ट्रीटमेंट वेरिएबल है या एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल है, जिस वेरिएबल का हम प्रभाव देखना चाहते हैं उसको लागू करेंगे, केवल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में लागू करेंगे, कंट्रोल ग्रुप में उसको लागू नहीं करेंगे। देखिए यहाँ ब्लैंक है। और फिर हम पोस्ट टेस्ट देंगे, मान लीजिए 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद, 3 महीने के बाद, तो हम केवल पोस्ट टेस्ट लेंगे दोनों ग्रुप्स का और दोनों ग्रुप्स के y2 माइनस y1 और y2 माइनस y1 देख लेंगे, जो में किसके मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस ज्यादा हैं। यदि आप कंट्रोल ग्रुप के सापेक्ष एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के y1 माइनस y1 ज्यादा है तो आप कहेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव पड़ा है, और आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं क्योंकि दोनों ग्रुप्स को आपने रैंडमाइज करके इक्विवेलेंट किया। नाउ प्लीज रीड। Design for randomized groups and pre-test post-test design. In this design, subjects are assigned to the experimental and control group by random methods and are given a pre-test on the dependent variable y. The treatment is introduced only to the experimental group for a specific time, after which the two groups are measured on dependent variable. The average difference between the pre-test and post-test y2 minus y1 is found for each group and compared in order to ascertain whether the experimental treatment procedure produces a greater change than the control situation. ये देखिए कितना, अब आप यदि अंतर है y2 माइनस y1 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के, तो आप कहेंगे y2 माइनस y1 जो कंट्रोल ग्रुप है उसका अंतर बहुत कम है, तो आप कहेंगे कि जो अंतर है इट इज ड्यू टू द independent variable that I have manipulated in my experiment, that I have used in my experiment, in my study. अब आपको 2, 6 और 7वां डिजाइन, ये RL सोलोमन ने रिपोर्ट किया रिसर्च डिजाइन्स को और बेहतर बनाने के लिए। तो 2 डिजाइन 6, डिजाइन 7, डिजाइन 6 एंड 7 जो सोलोमन उनके नाम से प्रचलित हैं, और डिजाइन 6 कहलाती है सोलोमन 3 ग्रुप डिजाइन, और डिजाइन आगे चलो डिजाइन 7 जो है सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। पहले पिछले बोले, अब देखिए सोलोमन 3 ग्रुप डिजाइन में ये ध्यान दीजिए कि इसमें हम रैंडमली 3 ग्रुप्स बनाते हैं, 2 कंट्रोल ग्रुप और 1 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, ये तीनों ग्रुप्स रैंडमली ड्रा किए गए हैं। मान लीजिए आपने 60 बच्चे रैंडमली, 100 में से 60 बच्चे ले लिए, 100 का पॉपुलेशन है उसमें 60 ले लिए और 20-20 के 3 ग्रुप्स बना दिए। तो एक ग्रुप को आप रैंडमली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नाम दे देंगे और दूसरे और तीसरे को C1, C2, कंट्रोल ग्रुप 1 और कंट्रोल ग्रुप।
तीनों ग्रुप्स रैंडमली कॉन्स्टिट्यूटेड हैं। अब आपने जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसका प्री टेस्ट लिया और जो कंट्रोल ग्रुप है उसका प्री टेस्ट लिया। अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसका प्री टेस्ट लिया और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लागू किया। मान लीजिए आप उनको ऑडियो विजुअल एड से कोई खास इंफॉर्मेशन देते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ऑडियो विजुअल एड का बच्चों के नॉलेज और अवेयरनेस पर प्रभाव। तो आप देखिए जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें लागू होगा और कंट्रोल ग्रुप में नहीं लागू होगा। पहले कंट्रोल ग्रुप C1 में नहीं लागू होगा, लेकिन हम मेजरमेंट लेंगे पोस्ट टेस्ट स्टेज पर दोनों का। और तीसरे ग्रुप में हम क्या करेंगे, तीसरे ग्रुप C1 में कंट्रोल ग्रुप में भी हम वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लागू करेंगे और मेजरमेंट करेंगे। तो इस तरह से हम अंतर देखकर Y2 जो पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट Y2 माइनस Y1, Y2 माइनस 1, Y2 माइनस Y1 ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, Y2 माइनस Y1 ऑफ कंट्रोल ग्रुप 1, Y2 माइनस Y2 केवल Y2 देखेंगे X का और ये कंपेयर करेंगे Y2 माइनस Y1 और Y2 माइनस Y1 देखकर हम अंदाज लगाएंगे और हमको जो प्रभाव आकलित करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव कितना। तो दिस डिजाइन आप पढ़िए। Design 6 Solomon 3 group design. This design uses 3 groups with random assignment of subjects to groups. It may be noted that the first 2 lines of this design are identical to design 5. It employs a second control group and thereby overcomes the difficulty inherent in design 5, namely the interactive effect of pre-testing and the experimental manipulation. The second control group is not pre-tested but is exposed to the X treatment. Their Y2 measures are then used to assess the interaction effect, which is achieved through a comparison of the Y2 scores for the 3 groups. हम इंटरैक्शन इफेक्ट्स पर फोकस करते हैं कि ऐसा तो है कि एक खास जो X है वो खास तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं सब्जेक्ट्स के, स्टूडेंट्स के, उनसे इंटरेक्ट करती हो, उनको ज्यादा प्रभावित करती हो, कम प्रभावित करती हो। और अब 4 ग्रुप्स लेकर के डिजाइन 7 सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। इस डिजाइन में देखिए 3 कंट्रोल ग्रुप्स हैं और 1 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। चारों ग्रुप्स रैंडमली कॉन्स्टिट्यूट होंगे, तो इसलिए RR चारों में लिखा हुआ। और पहले ग्रुप में आप जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसको हम पहले प्री टेस्ट देंगे, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लागू करेंगे, पोस्ट टेस्ट लेंगे। दूसरे ग्रुप में हम प्री टेस्ट देंगे विद नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस और फिर हम पोस्ट टेस्ट लेंगे। और तीसरे में हम नो प्री टेस्ट, केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इंट्रोड्यूस करेंगे कंट्रोल ग्रुप में और हम देखेंगे इसका असर Y2 के माध्यम से। और फिर रैंडमाइज ग्रुप कंट्रोल ग्रुप 3 में there will be no X at any stage and simply we give the post test and see the effects through the dependent variable. पढ़िए this design. Solomon 4 group design. This design provides still more rigorous control by extending design 6 to design 6 to include one more control group. Again, the third group, through receiving the X treatment, is functioning as a control group. It may be noted that the last 2 lines of this design represent design 3. So actually this design is a combination of the pre-test, post-test, experimental control group design with a simple randomized subjects design. Yes. अब आगे मैं आपको the following design 8 is called factorial design. आगे A और B करके मैंने आपको 2 तरह के simple factorial design और complex factorial. तो डिजाइन 8 is a factorial design. जब आप 2 वेरिएबल्स, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, अभी तक आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव देख, अब आप यदि 2 इंडिपेंडेंट या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव, हमेशा ध्यान रखिए कि प्रभाव हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। किसका प्रभाव देखते हैं?
इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। किस पर देखते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मान लीजिए 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उनका प्रभाव देखना चाहिए, 2 से ज्यादा हो और उनका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखना चाहिए। तो ऐसे डिजाइन्स को फैक्टोरियल डिजाइन कहा जाता है। दिस इज ए टेक्निकल नेम, फैक्टोरियल डिजाइन। दिस डिजाइन पढ़िए। Design 7, Solomon Pope group design. This design still more rigorous control by extending design 6 to include one more control group. Again, the third group through receiving the X treatment is functioning as a control group. It may be noted that the last 2 lines of this design represent design 3. So actually this design is a combination of the pre-test, post-test, experimental control design with a simple randomized subject design. I think this is a repetition, sir. Okay, okay. Now please read the note. The following design. The following design 8 is called factorial design. This design may consist of 2 or more than 2 independent variables. When there are independent variables only, and the interaction effects are also determined by test. When there are 2 independent variables only and their interaction effects are also determined. यदि आप मान लीजिए 2 मेथड्स का प्रभाव देखना चाहते हैं और बॉयज और गर्ल्स पर देखना चाहते हैं, तो 2 वेरिएबल्स का प्रभाव आप देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं डिस्कशन मेथड का और लेक्चर मेथड का प्रभाव बॉयज और गर्ल्स के अंडरस्टैंडिंग पर क्या पड़ता है, या उनके क्रिएटिव थिंकिंग पर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पर हम सिंपल फैक्टोरियल डिजाइन, और यदि 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स फैक्टोरियल डिजाइन। 8A एंड 8B। देखिए 8A, इसको कहेंगे सिंपल फैक्टोरियल डिजाइन। इसको नाम देते हैं 2x2। एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल 1 के 2 लेवल्स हो गए, और कंट्रोल वेरिएबल वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में काम कर रहा है, वो उसके भी 2 लेवल्स। तो 2 लेवल्स इन एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल के हो गए, तो 2 लेवल्स को हम 2 से दिखाएंगे। मान लो 3 लेवल एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल के 3 लेवल्स होते तो 3 दिखाते। यहां पर इस उदाहरण में ट्रीटमेंट ए, ट्रीटमेंट बी। मान लीजिए आपने टीचिंग मेथड्स का प्रभाव बच्चों, बॉयज और गर्ल्स पर आप देखना चाहते हैं, तो कंट्रोल वेरिएबल हो गया कंट्रोल वेरिएबल 2, दैट इज फंक्शनिंग एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप ये देखना चाहेंगे कि लेक्चर मेथड ट्रीटमेंट ए और सेमिनार मेथड ट्रीटमेंट बी, इसका क्या असर पड़ता है बॉयज और गर्ल्स के क्रिटिकल या क्रिएटिव थिंकिंग। तो आप देखिए यहां पर कितने सेल्स हो गए 2x2 में, बोलिए कितने सेल्स होंगे। सेल्स कहते हैं, देखिए ये लेवल 1 जैसे यहाँ बॉयज और यहाँ पर गर्ल्स, और ये बॉयज को ट्रीटमेंट ए दिया और बॉयज को ट्रीटमेंट बी दिया, गर्ल्स को ट्रीटमेंट ए दिया और गर्ल्स को ट्रीटमेंट बी। अब इसको थोड़ा उदाहरण से देखिए, लिख करिए, पढ़िए आप, एक आदमी पढ़िए उदाहरण, एग्जाम्पल। Please read the example so that I know that you are listening, participating in this. Yes, please. Simple factorial design 2x2. You wish to assess the effectiveness of 2 treatments of cognitive training treatments A and B on the transferability of students. You believe that there may be a differential effect of these treatments based on the level of intelligence of the students. You have stratified the population into high and low IQ scores and randomly selected 60 students from each group. You then randomly assign 30 students from the high IQ group to treatment A and 30 to treatment B. You repeated this process for the low IQ groups. Further, you have randomly assigned teachers to the groups. Let us look at the results hypothetical as given. देखिए IQ को हमने 2 ग्रुप्स में बांट दिए। IQ के आधार पर हमने ये 30-30 बच्चे ले लिए, लो IQ और हाई IQ, और लो IQ वालों को ट्रीटमेंट ए दिया, ट्रीटमेंट बी दिया।
हाई आईक्यू वालों को ट्रीटमेंट, और रिजल्ट हमने उनके डिपेंडेंट वेरिएबल क्या रखा है इसमें, बोलिए। ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, वो किसी नॉलेज को दूसरे सिचुएशन में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं। कॉग्निटिव ट्रेनिंग में हम कोई जो सिखाया है वो दूसरी परिस्थिति में कितना ट्रांसफर कर सकता है ये देख रहे हैं। तो उसका टेस्ट दे करके हमने स्कोर निकाले और उनके मीन यहाँ दिए हुए। देखिए लो आईक्यू ग्रुप में ट्रीटमेंट ए देने पर मीन आया 65 और लो आईक्यू ग्रुप को ट्रीटमेंट बी में आया 24 पॉइंट। और इधर देखिए हाई आईक्यू ग्रुप में ट्रीटमेंट ए को देने पर उनका स्कोर आया 35.9 और इधर आया हाई इंटेलिजेंस ग्रुप को ट्रीटमेंट बी देने से 30.4। अब आप देखिए यदि आप रोज का ये मीन दिया हुआ है लो आईक्यू वालों का, इग्नोरिंग कॉग्निटिव ट्रेनिंग, यदि आप ट्रीटमेंट ए और बी को तो 20.2 और 33 दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और इधर देखिए कॉलम में ट्रीटमेंट ए और बी का, इफ यू इग्नोर लो एंड हाई, तो ट्रीटमेंट ए और बी का देखिए मीन के अंतर जो है बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, 26.9 और 27.5 पॉइंट्स में अंतर है। और आप कह सकते हैं कि इंटरैक्टिव इफेक्ट भी है। देखिए जो लो आईक्यू वाले हैं, लो आईक्यू वाले ट्रीटमेंट ए में, और जो हाई आईक्यू वाले हैं ट्रीटमेंट ए में, देखिए इसमें ज्यादा हैं लो आईक्यू वाले ट्रीटमेंट बी में हायर है, जबकि हाई आईक्यू वाले ट्रीटमेंट बी में है। तो ये इंटरेक्शन इफेक्ट असेस कर सकते हैं। आगे चलें। अब डिजाइन 8B सिंपल फैक्टोरियल डिजाइन, देखिए एक ये उदाहरण दे रहा हूं। देखिए कंट्रोल वेरिएबल लेवल 1 3 हमने कर दिए लेवल्स, और 3 लेवल्स इंटेलिजेंस के कर दिए, हाई मीडियम लो। और इधर ट्रीटमेंट भी 3 कर दी, 4 कर दिए। 4 विधियों से हमने टीचिंग किए, तो 4 विधियां हो गई। ट्रीटमेंट ए एक सेमिनार मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड और यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मेथड्स, ये 4 मेथड्स हो गए। तो 4 मेथड्स, तो एक तो आपको टीचिंग मेथड्स जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल हो गई, और दूसरा जो है 3 लेवल्स हैं इंटेलिजेंस के। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स के कितने लेवल्स हो गए बोलिए? एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल मैंने 4 मेथड्स हम यूज कर रहे हैं, उनका प्रभाव देख रहे हैं कि आईक्यू के आधार पर। तो जो 4 टीचिंग मेथड्स हैं वो 4 लेवल्स हैं टीचिंग मेथड का प्रभाव, हम खास टीचिंग मेथड का प्रभाव देखना चाहते हैं। तो मैं टीचिंग मेथड ए, टीचिंग मेथड बी, टीचिंग मेथड सी और टीचिंग मेथड, हमने उसको नाम दे दिया टेक्निकल ट्रीटमेंट दैट इज टीचिंग मेथड ए, टीचिंग मेथड बी, ट्रीटमेंट बी। और फिर हमने सिंपल कॉम्प्रिहेंशन या एप्लीकेशन का टेस्ट दिया, एप्लीकेशन कॉम्प्रिहेंशन कम एप्लीकेशन का टेस्ट दिया। तो देखते हैं कि क्या असर आया। तो आप ये जो डिजाइन कहलाएगी, इसमें फर्स्ट वेरिएबल के कितने लेवल्स हैं बोलिए? 3। नो, फर्स्ट वेरिएबल जो है टीचिंग मेथड्स हैं, इसके कितने लेवल्स हैं? कितनी विधियां आप यूज कर रहे हैं? 4। और आप कंट्रोल वेरिएबल में इंटेलिजेंस ले रहे हैं, क्योंकि आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसको जैसा है वैसा लेना पड़ेगा। तो हाई मीडियम लो, तो जो कंट्रोल वेरिएबल्स हैं उसके कितने लेवल्स आपने लिए? 3। डिजाइन का नाम होगा 4x3 सिंपल फैक्टोरियल डिजाइन। मैंने
जो आपके एक्सपेरिमेंटल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहली है उसके 4 लेवल्स और जो दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके 3 लेवल्स, तो इसका नाम दे दिया 4/3। 5/4 कर सकते हैं, 6/7 कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं रिसर्च को, रिसर्च डिजाइन कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अब पढ़िए जरा नोट पढ़िए, एक आदमी पढ़िए नोट। It is evident that the simple factorial design need not to be restricted to a 2x2 design, but can be generalized to any number of treatments and any number of labels, depending upon the number of variables involved in the research hypothesis. आपके रिसर्च हाइपोथेसिस में कितनी वेरिएबल्स है उसका। अब एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं मैं, डिजाइन 8C कॉम्प्लेक्स फैक्टोरियल डिजाइन। आप इसे पढ़िए, अभी जो पढ़ रहे थे पढ़िए। जी सर। Design 8C complex factorial design. The design permits you to determine the interaction between 3 or more independent variables, thus enabling you to obtain or a least second order interaction in addition to determining the main effect of the independent variable. For example, if an experimental variable has 2 treatments, treatment A and treatment B, and 2 control variables 1 with 2 labels and control variable 2 also at 2 labels, the following layout shows a 2x2 complex factorial design. Example, sir, may I read the example? Yes, please. Yes, example, a college teacher uses seminar and lecture as 2 methods of teaching for undergraduate male and female students enrolled from CBSE or UP Board +2 pass students. In this study, 2 methods of teachings are called treatment A and B, while gender is control variable 1 and 2 type of board's examination as control variable 2. The layout of the complex factorial design 2x2 is displayed below. अब आप ध्यान से देखिए इसको, लेआउट हम ये पूरा दिखा दिया। ये इनमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। एक तो ट्रीटमेंट वेरिएबल की शक्ल में इंडिपेंडेंट टीचिंग मेथड्स हो गया और 2 कंट्रोल वेरिएबल्स, दे आर फंक्शनिंग एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक तो है जेंडर और दूसरा क्या है, स्टूडेंट्स टेकन फ्रॉम CBSE और UP बोर्ड पास, type of board. those who have passed their +2 examination from CBSE or UP board। अब देखिए इनके लेवल्स दे, कितने सेल्स होंगे, कुल कितने सेल्स बनेंगे, 2x2 कितने सेल्स बनेंगे? So 8. 8, 2 दूना 4 दूना 8। अब आप देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें जो फोकस है, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर 1 और कंट्रोल वेरिएबल नंबर 1 और कंट्रोल वेरिएबल नंबर 2। ये तीनों जो इंडिपेंडेंट तथा कथित इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव आप डिपेंडेंट वेरिएबल पर देख सकते हैं, उनके अचीवमेंट पर प्रभाव देख सकते हैं। मान लो आपने अचीवमेंट को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया, तो आप प्रयोग करने के बाद उनका अचीवमेंट टेस्ट लेंगे। जिस सब्जेक्ट में आपने एक्सपेरिमेंट किया है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, एनी सब्जेक्ट, और आप टेस्ट दे करके आप उनका अचीवमेंट देखे। आप हर सेल में, अब आप कैसे करेंगे देखिए, इसमें इसको ध्यान से देखिए। यदि आपको कंपेयर करना हो, इसमें 3 तरह के प्रभाव देख सकते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 का प्रभाव, फिर कंट्रोल वेरिएबल 1 का मेन इफेक्ट और कंट्रोल वेरिएबल 2 का, और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 और 2 का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 और 3 का, और
जो कंट्रोल वेरिएबल 2 एंड 3 एंड 2 एंड 3 का, और एक प्रभाव जो है कंप्लीट जो इंटरेक्शन सेकंड ऑर्डर इंटरेक्शन, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल 1 एंड कंट्रोल वेरिएबल। ये देखिए, यदि आप देखना चाहते हैं प्रभाव किसका, सिंपल आप देखिए मेन इफेक्ट, आप देखना चाहते हैं मेन इफेक्ट, लिखिए मेन इफेक्ट ऑफ वन ऑफ independent variable, that is teaching methods। टीचिंग मेथड्स क्या हैं, तो किन किन सेल्स को कंपेयर करेंगे। इफ यू वांट टू डिटरमिन द मेन इफेक्ट ऑफ द टीचिंग मेथड्स ऑन द ग्रुप्स, तो किस किस का प्रभाव देखेंगे आप, बोलिए। सर सेल 1 एंड सेल 5 कंपेयर करेंगे। नो नो, सेल को देखिए ना, सेल में डेटा दिया हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो डेटा है मीन वगैरह ये सब उसमें दिए होंगे सेल्स में। तो सेल 1 2 3 4 इन सभी के जो डिपेंडेंट वेरिएबल में के जो परफॉर्मेंस है सेल 1 में प्लस सेल 2, सेल 3, सेल 4, इनको कंपेयर करेंगे एज अगेंस्ट सेल 5, सेल 6, सेल 7, सेल 8। तो आपको किसका मेन इफेक्ट मालूम होगा, सेमिनार मेथड और लेक्चर मेथड। तो ट्रीटमेंट ए इज सेमिनार और ट्रीटमेंट बी इज लेक्चर मेथड। अब आप इन सेल 1 2 3 4 के अचीवमेंट को कंपेयर करेंगे सेल 5 6 7 8, तो आपको साफ असर पड़ेगा कि सेमिनार मेथड ज्यादा प्रभावी है या लेक्चर मेथड। ठीक है, अब आप देखना चाहते हैं दो तरह के कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, दो तरह के कंट्रोल वेरिएबल्स कौन कौन हैं, जेंडर एंड बोर्ड, टाइप ऑफ बोर्ड। कंट्रोल वेरिएबल जैसे जेंडर है, इसमें दिया है, देखिए इन दिस स्टडी 2 मेथड्स ऑफ टीचिंग आर कॉल्ड ट्रीटमेंट ए एंड बी। ये हो गया, आपने देख लिया। इसका मेन इफेक्ट कैसे देखेंगे, सेल्स 1 2 3 4 के परफॉर्मेंस में जो अचीवमेंट स्कोर्स होंगे उनको कंपेयर करेंगे सेल्स 5 6 7 8। अब आपको देखना है जेंडर इज कंट्रोल वेरिएबल 1, तो जेंडर को देखना होगा, जेंडर का प्रभाव देखना है इररिस्पेक्टिव ऑफ टीचिंग मेथड्स। सेमिनार और इनका जेंडर का प्रभाव देखना है, तो किन किन सेल्स का देखेंगे, कौन कौन से सेल्स होंगे जिसमें अचीवमेंट देखेंगे। So cell 1 and 2 with 5 6. No, no, no. 1 3 5 7, 1 3 5 7 को कंपेयर करेंगे 2 4 6 8, क्योंकि 1 इज जेंडर बॉयज और गर्ल्स, 2 इज गर्ल्स। तो 1 जो अचीवमेंट्स इन सेल 1 प्लस सेल 3 प्लस सेल 5 प्लस सेल 6, और इसको कंपेयर करेंगे सेल्स 2 4 6 एंड 8। तो आपको कंट्रोल 1 का मेन इफेक्ट आपने पहले देख लिया टीचिंग मेथड्स का, फिर अब मेन कंट्रोल वेरिएबल 1 का देखा। अब आपको कंट्रोल वेरिएबल 2 का मेन इफेक्ट देखना है। क्या करेंगे, कौन कौन से सेल देखेंगे, कंट्रोल वेरिएबल 2 देखिए, कंट्रोल वेरिएबल 2 कौन कौन से सेल्स में अचीवमेंट कंपेयर करेंगे, सेल 2, सेल 4, सेल 6 एंड सेल 8। सेल्स कौन कौन से, फिर से पढ़िए एक बार। सेल 2, सेल 4, सेल 6 एंड सेल 8। हाँ, ये तो आप कंट्रोल वेरिएबल 1 का बोल रहे हैं। कंट्रोल वेरिएबल 2 का आप दोनों ग्रुप्स में देखिए, कंट्रोल ग्रुप वेरिएबल में
सर 1 2 5 6 का 3 4 7 8 3 4 7 8 हाँ 3 4 7 8 1 2 5 6 को कंपेयर करेंगे 3 4 7 8। तो आप देखेंगे इसमें बोर्ड का आप कौन से सीबीएसई का है या यूपी बोर्ड, हाँ, तो आपको असर इसका मेन इफेक्ट आ जाएगा। नाउ बाय कंट्रोल वेरिएबल 2 आप इंटरेक्शन इफेक्ट देखना चाहते हैं ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कौन कौन से? मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल जो आपका दो टीचिंग मेथड्स हैं और कंट्रोल वेरिएबल। अब इसको आप 2x2 लेआउट करेंगे और आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल 1 का, यानी जेंडर का और टीचिंग मेथड्स का ट्रीटमेंट ए और बी पर क्या असर पड़ता है। तो आप देखेंगे सेल्स 1 3 5 7 और 2 4 6 8 ये कंट्रोल वेरिएबल 1 का। कंट्रोल वेरिएबल 2 का देखने के लिए 1 2 5 6 नहीं 1 2 हाँ वेरी गुड 1 2 5 6 फिर 3 4 7 8। अब आप कंट्रोल वेरिएबल 1 और 2 का असर देखना, इंटरेक्शन देखना चाहते हैं तो इसके लिए सेल्स 1 5 सेल्स 2 6 सेल्स 3 7 और सेल्स 4 8 इस तरह से। और ये फर्स्ट ऑर्डर इंटरेक्शन होगा। सेकंड ऑर्डर इंटरेक्शन में तीनों का आप इंटरेक्टिव इफेक्ट इस तरह से आपको जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सीखेंगे एनोवा 1 वे 2 वे 3 वे, तो ये एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आपको मदद करता है इन असर्स को, जो ये प्रभाव हैं इनको देखने का, एनालाइज करने का। और आप मेन इफेक्ट्स का प्रभाव देखेंगे और इंटरेक्शन इफेक्ट जो सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर इंटरेक्शन इफेक्ट्स अलग अलग निकालकर आप देख सकते हैं कौन सा सिग्निफिकेंट है कौन सा। This is very important and commonly used design in social sciences, behavioral sciences, in education, particularly in psychology, and also in natural and biology. ये complex factorial design और अब कंप्यूटर से भी हम डेटा एनालिसिस में मदद लेते हैं। So now we have discussed 8 design. 4 और रह गई, देखिए। Yes please. Non-randomized control group pre-test. अब मान लीजिए आप रैंडम नहीं कर सकते हैं, नेचुरल सिचुएशंस है, तो एक ग्रुप को आप डेजिग्नेट कर देंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे ग्रुप को कर देंगे कंट्रोल ग्रुप, और दोनों का प्री टेस्ट पर मेजरमेंट ले लेंगे और पोस्ट टेस्ट पर ले लेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल लागू करने के बाद पोस्ट टेस्ट Y2R. In this design, randomization is not possible. Hence, the pre-test score should be analyzed to show the means and standard deviation of two groups. ये दोनों के मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन यदि अलग नहीं, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, तो हम कहेंगे दे आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप्स। तो हम ग्रुप्स को इंटैक्ट, बिना उनमें हेर फेर, क्लास को बिना डिस्टर्ब हुए वी टेक दी ग्रुप्स इंटैक्ट। नेक्स्ट डिजाइन 10, इसको हम कहते हैं काउंटर बैलेंस डिजाइन। In this design also uses intact class groups and rotates the groups at intervals during the experimentation. Each row in the design represents one replication. For each replication, the groups are shifted so that group A first experience. देखिए यहाँ पर ग्रुप A और देखिए दूसरे रेप्लिकेशन में ग्रुप आ गया, यहाँ पर दूसरे रेप्लिकेशन में यहाँ आ गया दूसरे नंबर पर, और तीसरे रेप्लिकेशन पर यहाँ तीसरे नंबर, और चौथे रेप्लिकेशन में ये 1 2 3 4 रेप्लिकेशंस हैं। रिपीट मैंने उसी को रेप्लिकेट कर दिया, उसको रिपीट कर दिया। तो रेप्लिकेशन 1 में ग्रुप A X1 यूज होगा और ग्रुप B में आप देखें X2 यूज होगा और ग्रुप C में X3 और X4, इस तरह से।
For each replication, the groups are shifted so that group A first experiences X1, then X2, then X3, and finally X4. ये 4 treatments हैं. Each cell in the design would contain the mean scores and the dependent variable for the group treatment and replication as indicated. The mean scores of each column would indicate the performance of all the 4 groups and the dependent variable under the treatment represented by the column. ये काउंटर बैलेंस हो जाता है और उसमें बहुत सारे जो थ्रेड्स हैं इंटरनल वैलिडिटी को वो गायब हो जाते हैं. नेक्स्ट, डिजाइन 11 इज वन ग्रुप टाइम सीरीज डिजाइन. आप जो ट्रीटमेंट वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, खास पॉइंट पर आपने टेस्ट लिया नो एक्स, फिर टेस्ट लिया y2 नो एक्स, y3 लिया, y4 लिया, और फिर आपने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीटमेंट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया, फिर देखा 4 बार y5, 6, 7 और देखा कि जो प्रभाव है डिपेंडेंट वेरिएबल पर वो किस तरह का है. A, B, C, D ये 4 पैटर्न्स इस डिजाइन में देखिए. ये 4 पैटर्न्स हैं A, B, C, D. X के बाद आप देखिए पैटर्न बदल जा रहा है. A का तुरंत थोड़ा राइज हो गया और यहाँ पर यहाँ गिरने लगा. इसे C, B में, B और C में, और देखिए D में फिर राइज होना. लास्ट डिजाइन कंट्रोल ग्रुप टाइम सीरीज उसी का एक्सटेंशन है. दिस डिजाइन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिजाइन. इसमें कंट्रोल ग्रुप भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं. y1, y2, y3, y1 ये 4 बार किया, फिर x को इंट्रोड्यूस किया. तो ये टाइम से एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, नोट x, अब x यूज किया और उसके बाद नेक्स्ट वीक्स या नेक्स्ट मंथ्स में हमने y5, y6, y7, y8 और दोनों को कंपेयर किया. दिस डिजाइन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिजाइन 11 and includes a control group again representing an intact class group. It overcomes the weaknesses of design 11, that is failure to control history as a source of extraneous values. अब special note, designs 1 to 2 are called pre-experimental design, while designs 3 to 8 are called true experimental designs, and designs 9 to 12 are called quasi-experimental. Quasi means experiment जैसा लगता है. तो आप अपने अध्ययनों में इन डिजाइन्स का इस्तेमाल depending upon these situations and the circumstances in which you have to conduct your research, you can use in the design which you think you will be appropriate for the problem and hypothesis. तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी जो मैंने आपको बताया, इंटरनल वैलिडिटी 8 तरह की होती है. कंटेम्परेरी हिस्ट्री, मैच्योरेशन प्रोसेस, प्री टेस्टिंग प्रोसीजर्स, measuring instruments, statistical regression, differential selection of subjects and experimental mortality. ये 8 हैं जो threats हैं to internal validity of your design. और ये पूरे चार्ट में दिखाया हुआ है डिजाइन्स में प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कहाँ थ्रेट हैं. और इस तरह से ये जो कंटेम्परेरी हिस्ट्री, मान लीजिए आप हेल्थ हैबिट्स पर प्रभाव देखना चाहते हैं टेलीवाइज्ड टीचिंग का, और बीच में आ गया कोरोना, तो हेल्थ हैबिट्स वैसे ही इंप्रूव हो जाएंगे कोरोना के थ्रेट में, तो आपका इंटरनल वैलिडिटी जो है प्रभावित हो जाएगा. ये कंटेम्परेरी हिस्ट्री कहलाता है. समसामयिक परिस्थिति क्या है, और मान लीजिए कि आपने प्रयोग किया और उसमें ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अनुभवी हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंस लेवल उनका हाई है, तो मैच्योरेशन प्रोसेस भी प्रभावित कर देगा. और प्री टेस्टिंग, जैसे आपने प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट जो डिजाइन्स हैं, प्री टेस्ट जब करते हैं तो पोस्ट टेस्ट के टाइम पर बहुत से लोग सावधान हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस हायर हो जाती है. इसका भी प्रभाव पड़ता है. फिर आप
कौन सा टेस्ट यूज कर रहे हैं, कौन सा व्यक्ति रेट करने जा रहा है, इसको देखते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के वजह से इंटरनल वैलिडिटी प्रभावित हो। और यदि आप मान लीजिए आपने जो सैंपल लिया उसमें बहुत सारे जो हैं हाई इंटेलिजेंस वाले या बहुत सारे जो हैं लो इंटेलिजेंस, तो देखिए जो टेस्ट होगा आप डिपेंडेंट वेरिएबल पर तो टेस्ट होगा वो रिग्रेस कर जाएगा स्टेटिस्टिकली, जो हायर है वो मीडियम की ओर जाएगा, लोअर जो है वो मीडियम की ओर चला जाएगा। तो आप स्टेटिस्टिकल रिग्रेशन का प्रभाव होगा, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव नहीं। ये सब थ्रेट्स हैं टू इंटरनल वैलिडिटी। और डिफरेंशिएटेड सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, आपने मान लीजिए ऐसे लोगों को लिया जो खास दृष्टि से बहुत ही हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं, तो वो प्रभावित कर देगा। और एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी, मान लो आपने 3 महीने का प्रयोग किया और 3 महीने में 10 लोग जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे छोड़ गए, इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी, तो वो भी प्रभावित कर देगा पोस्ट टेस्ट स्कोर्स को। और इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड मैच्योरेशन, तो ये थ्रेड्स हैं। और हर आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन 1, 2 में कहाँ हैं, प्लस देखिए पॉइंट, देखिए आगे देखिए, आगे देखिए ये दिया हुआ है, ये ए प्लस सिंबल इंडिकेट्स दैट द फैक्टर इज कंट्रोल and a minus indicates lack of control and a question mark indicates a possible source of concern, आपको बहुत concern feel करना चाहिए, and a blank indicates that the factor is not relevant। ये 12 रिसर्च डिजाइन में इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी, नेक्स्ट पीछे ले देखिए, एक्सटर्नल वैलिडिटी में इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड एक्स जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं और जिनको आपने सीखा, मान लो बहुत ही मैच्योर हैं, समझदार हैं, तो वो प्रभावित हो जाएगा। और रिएक्टिव एक्सपीरियंसेस, मान लीजिए आपने टेस्ट दिया और पहले कहा कि हम ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं जिससे हेल्थ हैबिट सुधरेगी, तो उसका भी प्रभाव पर रिएक्टिव एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। और मल्टीपल ट्रीटमेंट, बहुत सारे टेस्ट दे रहे हैं, तो उसका भी फर्क पड़ेगा। ये सारे आपको एक टेबल पर मैंने what are the factors jeopardizing the validity of experimental design, तो आपके एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की वैलिडिटी इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल मैंने बताया कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ असर्ट कर सकते हैं कि यह केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही प्रभाव है और किसी वेरिएबल का प्रभाव नहीं। और जनरलाइजेबिलिटी क्या है इस रिजल्ट की, रिसर्च रिजल्ट की, ये external validity। So we conclude here। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जैसे तकनीकी और कठिन समझे जाने वाले विषय को आपने बोधगम्य बनाया और हमारे लिए बहुत सहज, सरल और जो है सुगम्य कर दिया।